जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, पिछले 20 साल में झारखंड में कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस 2004 के आम चुनावों में रहा था, जब शाइनिंग इंडिया की गूंज के बीच जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को नकार दिया था और यूपीए को बहुमत मिला था, जो कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा था। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। 2004 में कांग्रेस को झारखंड में 6 सीटों पर जीत मिली थी। इनमें रांची, धनबाद, गोड्डा, खूंटी, लोहरदगा और सिंहभूम की सीटें शामिल थीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी तब 4 सीटें जीत ली थीं। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1 सीट, कोडरमा सीट पर जीत मिली थी, लेकिन जब बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी छोड़ दिया तो उन्होंने कोडरमा सीट से भी इस्तीफा दे दिया, तो बीजेपी शून्य पर आ गई। इसके 5 साल बाद 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस इन 6 सीटों से घटकर सिर्फ 1 सीट पर आ गई। इस चुनाव में भाजपा ने 8, जेएमएम ने 2, जेवीएम ने 1 और निर्दलीयों ने 2 सीटें जीती थी। इसके बाद 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस झारखंड की 8 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन मोदी लहर में तिनके की तरह उड़ गई, एक भी सीट नहीं जीत पाई। भाजपा ने 14 में से 12 सीटें जीत लीं और 2 सीटों राजमहल और दुमका पर जेएमएम के विजय हांसदा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन ने जीत हासिल की। उसके बाद 2019 में पुलवामा अटैक और सर्जिकल स्ट्राइक से उपजी राष्ट्रवाद की लहर में भाजपा और आजसू ने 12 सीटें जीत लीं, लेकिन कांग्रेस इस बार खाता खोलने में सफल रही। उसने सिंहभूम की इकलौती सीट जीती, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा ने कांग्रेस की झोली में ये सीट डाली। इसके बाद 2024 में कांग्रेस 2 सीटों पर जीतने में सफल रही है। ये सीटें हैं लोहरदगा और खूंटी। इस लिहाज से देखें दोस्तों, तो 20 साल और 3 लोकसभा चुनावों के अंतराल के बाद कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली है। लेकिन जिस तरह देश में 2024 के चुनावों में इंडिया अलायंस को सीटें मिली हैं, वैसे में कांग्रेस को झारखंड में अपना प्रदर्शन संतोषजनक नहीं लग रहा है। चुनाव के ठीक पहले पार्टी की इकलौती सांसद गीता कोड़ा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। इसके बाद से पार्टी में घमासान मचा है। घमासान तो खैर बीजेपी में भी मचा है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सीनियर नेताओं के निशाने पर हैं। गीता कोड़ा के पार्टी छोड़ने के बाद प्रदेश कांग्रेस के 3 कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो और शाहजादा अनवर ने दिल्ली जाकर आला कमान से शिकायत की थी। बंधु तिर्की ने कहा था कि राजेश ठाकुर के पास संगठन चलाने की क्षमता नहीं है। गीता कोड़ा पिछले कई महीनों से उपेक्षित महसूस कर रही थीं। वह पार्टी की एकमात्र सांसद थी, लेकिन संगठन में उन्हें कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, उनसे कोई राय नहीं ली जाती थी। गीता कोड़ा प्रदेश अध्यक्ष के क्रियाकलाप के कारण विवश होकर भाजपा में गई हैं। बंधु तिर्की ने कहा था कि राजेश ठाकुर के रहते संगठन का कभी भला नहीं हो सकता, उनके पास कोई विजन नहीं है। तो वो चुनाव के पहले की बात थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस में फिर एक बार तकरार का दौर शुरू हो गया है। झारखंड में कांग्रेस लोकसभा की 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इनमें 5 सीटों पर कांग्रेस की हार हुई है। इस नतीजे के बाद झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नेतृत्व परिवर्तन की मांग एक बार फिर से तेज होने लगी है। पिछले दिनों पार्टी की ओर से बुलाई गई विस्तारित कार्य समिति की बैठक से लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक तक में प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में यह मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। बंधु तिर्की ने तो मीटिंग में ही राजेश ठाकुर से यह मांग कर दी कि वे 7 में से 5 सीटें गंवाने की नैतिक जिम्मेदारी लें और प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दें। इस पर राजेश ठाकुर का कहना था कि पिछले 20 वर्षों में पहली बार झारखंड से 2 प्रत्याशी लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। उनसे पहले भी राज्य में प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके बाद भी प्रदेश अध्यक्ष होंगे। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, ऐसा राजेश ठाकुर का कहना था। और उन्होंने कहा कि नए नए लोग पार्टी में आते हैं और अपनी अपनी बात कहते हैं। जाहिर है राजेश ठाकुर का इशारा
और कोई नहीं बल्कि बंधु तिर्की थे। बंधु तिर्की ने 2019 का विधानसभा चुनाव झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के सिंबल कंघी छाप पर लड़ा था और जीता था। और बाद में जब 2020 में बाबूलाल मरांडी ने जेवीएम का विलय बीजेपी में करने का फैसला किया तो पार्टी के 3 विधायकों में से 2 विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की उनसे बगावत कर बैठे और उन्होंने अपने हिस्से का जेवीएम कांग्रेस में मिला दिया, विलय कर दिया। और बाद में आय से अधिक संपत्ति के मामले में बंधु तिर्की को कोर्ट ने सज़ा दे दी। उनकी विधानसभा की सदस्यता जाती रही और उनकी जगह उनकी बेटी नेहा शिल्पी तिर्की उपचुनाव जीतकर विधायक बनी। लेकिन इस बीच यानी 2020 से लेकर 2024 तक में बंधु तिर्की ने प्रदेश कांग्रेस में अच्छी पकड़ बना ली और कार्यकारी अध्यक्ष भी बन गए। तो बंधु तिर्की को पुराने कांग्रेसी भी घुसपैठिया ही मानते हैं। वैसे भी बंधु तिर्की कभी किसी दल की सीमा में बंधकर नहीं रहे। राष्ट्रीय जनता दल से उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। उसके बाद यूनाइटेड गोवंस डेमोक्रेटिक पार्टी, झारखंड जन अधिकार मंच, फिर तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद झारखंड विकास मोर्चा होते होते वे फिलहाल कांग्रेस में हैं। लेकिन चूंकि आदिवासी हैं, ईसाई मत को मानने वाले हैं, तो कांग्रेस की राजनीति के हिसाब से वे फिट बैठ जाते हैं। तो सवाल है कि जब कांग्रेस ने पिछले 20 साल में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, कांग्रेस जेएमएम के अलायंस ने बीजेपी को 12 से 9 सीटों पर ला दिया है, तो फिर समस्या क्या है? कांग्रेसी आखिर किस बात को लेकर नाराज चल रहे हैं? तो दोस्तों, इसका कारण ये है कि दरअसल झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले जो हालात थे उसमें खुद भारतीय जनता पार्टी को भी यकीन नहीं था कि उसे 8 सीटों से ज़्यादा मिल पाएंगी। बीजेपी के सर्वे में भी यही बताया गया था कि 8 से ज़्यादा सीटें पार्टी नहीं जीत रही है। भाजपा बिखरी हुई थी। हेमंत सोरेन को ज़मीन घोटाला मामले में ईडी की तरफ से जेल भेजे जाने का असर था। बहुत सारी चीज़ें थी। तो कुल मिलाकर माहौल ऐसा था कि कांग्रेस कम से कम 4 सीटें तो आसानी से जीत सकती थी, लेकिन उसे मिली हैं सिर्फ 2 सीटें। रांची, गोड्डा, हजारीबाग, धनबाद और चतरा की सीट पर उसे हार मिली है, जबकि रांची और गोड्डा सीट में उसकी हार का अंतर मात्र 1 लाख के आसपास रहा, 1 लाख से थोड़ा ज़्यादा रहा। तो दोस्तों, रांची में अगर कांग्रेस सुबोध कांत सहाय की बेटी और धनबाद में विधायक अनूप सिंह की पत्नी के बदले किसी अच्छे चेहरे को, किसी मजबूत चेहरे को उतारती तो इस बार परिणाम शायद कुछ और हो सकता था। रांची में तो मेरे विचार से राम टहल चौधरी को कांग्रेस में शामिल कराकर टिकट नहीं देना भारी भूल थी। रांची के चुनाव नतीजे से लग रहा है कि अगर राम टहल चौधरी को टिकट मिल जाता तो वे चुनाव जीत सकते थे। इसी तरह ढुल्लू महतो की उम्मीदवारी के बाद कृष्णा अग्रवाल का विरोध और उसके बाद ढुल्लू महतो के साथ फ़ोन पर उनकी बातचीत का वायरल ऑडियो और फिर सरयू राय की तरफ से ढुल्लू महतो पर चल रहे केस और उन पर दर्ज मुकदमों को लेकर जिस तरह से कैंपेन चलाया गया और उससे जो माहौल बना, उसको कांग्रेस ने कमज़ोर उम्मीदवार उतारकर बिल्कुल चौपट कर दिया। जबकि सरयू राय ने कहा था कि कांग्रेस मजबूत उम्मीदवार दे या फिर उनका ही समर्थन कर दे, लेकिन कांग्रेस ने अनूप सिंह की पत्नी को टिकट दे दिया। धनबाद में कांग्रेस बेहतर उम्मीदवार उतार सकती थी। पिछली बार कांग्रेस ने धनबाद से कीर्ति आज़ाद को उतारा था। कीर्ति आज़ाद जीत नहीं सके थे, लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने उन्हें वर्धमान दुर्गापुर सीट से जिता दिया। और सिर्फ कीर्ति आज़ाद ही नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान जैसे चर्चित चेहरे भी बंगाल से टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। लेकिन झारखंड में कांग्रेस पत्नी और बेटी से ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाई। अगर कांग्रेस पत्नी और बेटी से ऊपर सोच पाती तो क्या पता आज परिणाम कुछ और भी हो सकता था। लेकिन दोस्तों, जब से मैं कांग्रेस की पॉलिटिक्स को देख रहा हूं, यहाँ कांग्रेस के नेता पार्टी के अंदर जितनी राजनीति और आपस में टांग खिंचाई करते हैं, उतना अगर बाहर करते तो कांग्रेस को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कांग्रेस आज झारखंड में एक बड़ी ताकत होती। तो बंधु तिर्की की सदस्यता गई तो उनकी जगह बेटी विधायक बन गई। सुबोध कांत की उम्र ज़्यादा हो गई तो बेटी को मुंबई से लाकर चुनाव में खड़ा कर दिया। धनबाद में अनूप सिंह ने पत्नी को टिकट दिलाकर भाई का भरोसा तोड़ दिया।
दोस्तों, चुनाव में जीतने वाले घोड़ों पर दांव लगाया जाता है। बिना तैयारी के घोड़ों को रेस कोर्स में उतारकर जीत के ख्वाब नहीं देखे जाते। 2024 में कोई मोदी विरोधी लहर नहीं चल रही थी। 1977 की जनता लहर, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के कारण उपजी लहर, 2014 की मोदी लहर और 2019 में पुलवामा कांड के बाद राष्ट्रवाद की लहर में कई कमज़ोर उम्मीदवार भी आसानी से पार लग गए। लेकिन 2024 में जिन दलों ने जनता का मूड परखा, ज़मीन पर हकीकत को समझा, बेहतर उम्मीदवार दिए, वही जीते। खुद कांग्रेस ने ही लोहरदगा और खूंटी में पुराने चेहरों पर दांव खेला और सफल रहे। सुखदेव भगत और कालीचरण मुंडा 2019 में भले नहीं जीत पाए थे, कम अंतर से हारे थे। इस बार उन्होंने बड़ी जीत दिलाई। लेकिन गोड्डा में कांग्रेस ने दीपिका पांडे सिंह का टिकट वापस लेकर बड़ी गलती की। दरअसल तुष्टीकरण और सामाजिक समीकरण को साधने के चक्कर में कांग्रेसी ये भूल जाते हैं कि मुसलमान और ईसाई जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों का वोट तो उन्हें मिलता ही है। उन्हें तो उन वोटों को अपने पाले में करना है जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं और जो अंतिम समय में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। दीपिका को वैसे वोट मिल सकते थे जो कांग्रेस के परंपरागत वोटों में इजाफा करते। वहां भाजपा के 3 बार से सांसद निशिकांत दुबे चौथी बार चुनाव लड़ रहे थे। उनके खिलाफ एक माहौल था, अभी भी है। आज ही गोड्डा की समीक्षा बैठक में विधायक नारायण दास के साथ धक्का मुक्की हुई है। भाजपा का एक खेमा उनके खिलाफ था, तो प्रदीप यादव को खड़ा करके कांग्रेस ने जो मनोवैज्ञानिक बढ़त ले सकती थी उसको गंवा दिया। प्रदीप यादव पर बलात्कार का केस कोर्ट में चल रहा है। उनकी छवि भी कोई बहुत अच्छी अब नहीं रह गई है। प्रदीप यादव के मुकाबले दीपिका पांडे सिंह बेहतर उम्मीदवार होती, छवि के मामले में भी और महिला होने के नाते भी। दीपिका पांडे अगड़ी जातियों और कुर्मी वोटरों में सेंधमारी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम, यादव और आदिवासी कॉम्बिनेशन के कागजी समीकरण पर भरोसा किया और नतीजा सामने है। प्रदीप यादव 1 लाख से ज़्यादा वोट से चुनाव हार गए। तो दोस्तों, अब चुनाव नतीजों के बाद भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों में तकरार है। अंतर सिर्फ इतना है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में दुख है, गुस्सा है। वे खराब प्रबंधन के लिए, हार के लिए, जीत के कम अंतर के लिए अपने संगठन के बड़े नेताओं की शिकायत कर रहे हैं। और झारखंड कांग्रेस में उसके बड़े नेता ही हमेशा की तरह इस बार भी आपस में मरने मारने पर उतारू हैं। अब 5 सीटों पर हार की समीक्षा होगी, कार्यकर्ताओं से बात की जाएगी, कमियों को तलाशा जाएगा। अरे मेरे कांग्रेसी भाइयों, यही काम उम्मीदवार की घोषणा से पहले कर लेते, कार्यकर्ताओं से पहले पूछ लेते, पत्नी बेटी का मुंह छोड़कर बेहतर उम्मीदवार देते, तो ये नौबत ही नहीं आती। अब लकीर पीट कर क्या होगा, तो जो होना था सो हो गया। दोस्तों, कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर और कांग्रेस में चल रही इस तकरार पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।